हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। सभी का स्वागत है हमारे इस लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन पर। आज हम अपने एलटी ग्रेड मेंस के कुछ पार्ट ऐसे हैं, वीडियोस जो रह गए थे उनको हम कवर करेंगे और कवर करके आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आई होप कि आप लोग एग्जामिनेशंस की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। और हमने टेस्ट पेपर भी 2-3 अपलोड कर दिए हैं और भी टेस्ट पेपर आपके तैयार चल रहे हैं। जितने टेस्ट पेपर हम आपको यहाँ पर अवेलेबल कराएँगे, उनको आप लोग ज़रूर लिख कर के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं। यहाँ जो आप अपलोड करेंगे उसको मैं कोशिश करूँगा चेक करके आपको दिखा सकूँ, कैसे आप अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास हैं आज फ्रांसिस बेकन साहब। तो फ्रांसिस बेकन साहब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनका जो एसे आपके सिलेबस में दिया गया है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इन सब पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, वो कुछ क्वेश्चंस आपको 4-6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लाए गए हैं, उन्हीं पर ये क्लास आपकी बेस्ड होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ आपको दिखाना है कि फ्रांसिस बेकन जो हैं, वो इनॉग्रेट्स द मॉडर्न एज ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के लाइट में आपको डिस्कस करना है क्या, क्रिटिकली एग्जामिन बेकन्स लाइफ, बेकन की लाइफ को, उनके वर्क्स को एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन विथ रेफरेंस टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द एलिजाबेथन एज टू द जैकोबियन एज। क्योंकि अगर आप देखें तो ये दो एज के बीच में जो है, कहीं ना कहीं दो एज के बीच में काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एलिजाबेथन से जैकोबियन के बीच का जो ट्रांजिशन का पीरियड रहा है, उसमें इन्होंने कैसे काम किया हुआ है ट्रांजिशन के पीरियड में, ये दिखाता है। ठीक है? तो हमें हमें क्या करना है? हमें इसी को आंसर देना है, इसी का आंसर हमें करना है। तो पहला हमारा आंसर आइए देखते हैं। फ्रांसिस बेकन साहब बॉर्न इन 1561 एंड डाइड 1626, आप सबको पता होगा, इज वाइडली रिगार्डेड एज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग। तो मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग के फादर भी कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। Who stands at the crucial transition from the Elizabethan age to the Jacobean age। तो एलिजाबेथन एज जो 1603 और जैकोबियन जो एज हमारा इसके बाद चला है, तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन का जो फेज रहा है, उसमें काफ़ी एक अच्छे राइटर के रूप में ये हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो 1595 से अगर हम देखें तो लेकर 1615 तक का जो ये पीरियड है, 10 तक का, इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका देखने को हमें मिलता है। This was a period when Europe was moving away from medieval scholasticism। और ये पीरियड था, आपको पता ही है कि रेनेसा की वजह से इतना अवेयरनेस आया कि मेडिवल स्कॉलस्टिसिज्म से लोग दूर जा रहे थे, विच रिलाइड ऑन अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन। और ये मेडिवल स्कॉलस्टिसिज्म आपको पता ही है, अथॉरिटी और ट्रेडिशन पर बेस्ड था। उसके बाद क्या था, यहाँ से शिफ्ट करके देखें पीपल किधर जा रहे थे, टुवर्ड्स अ न्यू एज ऑफ इंक्वायरी बेस्ड ऑन रीजन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, रेनेसा का पीरियड चल रहा था, आपको पता ही है। तो लोग एक नए एज की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर लोग ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते, जहाँ पर लोग स्कॉलिस्टिसिज्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, रादर वो इंक्वायरी बेस्ड चीज़ों को जानना चाहते हैं। रीजन उनके अंदर है, ऑब्जर्वेशन वो करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड बेकन प्लेड अ डिसिसिव रोल इन शेपिंग दिस इंटेलेक्चुअल शिफ्ट। और ये जो कह सकते हैं कि एलिजाबेथन और या कह सकते हैं ब्रिटिश पीपल में एक जो ये शिफ्ट आया था, जो ये इनका इंटेलेक्चुअल जो शिफ्ट था, ये अर्थात कि ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ, रीजन की तरफ, रीजनिंग की तरफ जा रहे थे, लॉजिक की तरफ जा रहे थे। ये जो इंटेलेक्चुअल शिफ्ट था, इसको कुछ न कुछ हद तक सेव करने में बेकन साहब का रोल दिखने को मिलता है। बॉर्न इनटू एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली, एक अच्छे खासे परिवार में जन्म हुआ था, बेकन रोज टू बिकम लॉर्ड चांसलर अंडर किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के शासन में ये लॉर्ड चांसलर की उपाधि भी पा चुके हैं, आप सबको पता है। बट हिज पॉलिटिकल कैरियर एंडेड इन डिस्ग्रेस ड्यू टू चार्जेज ऑफ करप्शन। लेकिन आपको पता है इनके ऊपर उस समय माना जाता है कि मोर देन $40,000 जो है इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, और कि इन्होंने घूस लिया था और करप्ट थे ये। और इनका लास्ट का पीरियड काफ़ी कह सकते हैं कि डिसग्रेसफुल रहा इनके लिए। हाउएवर, हालाँकि अगर हम देखें
तो हिज इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस फार आउटवे हिज पर्सनल फेलर्स। उनका जो लाइफ की जो भी असफलताएं थी पर्सनल कह सकते हैं, उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इंटेलेक्चुअली इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है कि वो उनके सब पर्सनल फेलर को आउटवे कर देता है। हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल वर्क नोअम आर्गेनम, 1620 में इनकी जो नोअम आर्गेनम थी, एक फिलोसफिकल वर्क है। दिस वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है, जो जिसका फादर कहे जाते हैं हमारे बेकन साहब, इसका फाउंडेशन अगर आप देखें तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है नोम आर्गेनम में, विच एम्फसाइज ऑब्जर्वेशन। और इसमें नो आर्गेनम में बेकन साहब ने जोर दिया क्या कि लोगों को ऑब्जर्वेशन पर जोर देना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर देना चाहिए एंड ग्रेजुअल जनरलाइजेशन, और धीरे धीरे जनरलाइज करना चाहिए। मतलब इंडक्टिव मेथड ये कहता है कि ऑब्जर्व करिए, पहले एक्सपेरिमेंट करिए, तब जनरलाइज करिए। मतलब पहले एक दो चार को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करिए, तब जनरलाइज करिए, तब जा करके चीजें सही होती है, पहले ही जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इन कंट्रास्ट टू द डिडक्टिव लॉजिक, ये इनका जो इंडक्टिव मेथड था वो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, अरिस्टोटल के उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में थे। बेकन आर्ग्यू करते हैं दैट नॉलेज मस्ट बी बिल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, ज्ञान अनुभव से बनता है, ये बेकन का कहना था। दिस फेमस डिक्टम, इनका एक बहुत ही फेमस कहावत है, वो क्या है, नॉलेज इज पावर। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस डिक्टम है, फेमस डिक्टम रिफ्लेक्ट्स द रेनेसां स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस एंड यूनिटी यूटिलिटी। ये दिखाता है कि ये रेनेसां का जो एक प्रोग्रेस और यूटिलिटी की जो स्पिरिट है, वो इस लाइन में देखने को हमें मिलती है कि नॉलेज इज पावर। ज्ञान है अगर तो आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ताकत। बेकन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडोल्स ऑफ द माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट है आइडोल्स ऑफ द माइंड, इसको भी डेवलप किया किसने, बेकन ने डेवलप किया, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये है क्या, सिस्टमैटिक एरर्स सच एज प्रेजुडिस एंड ब्लाइंड बिलीफ ना। हमारे अंदर कुछ सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीजों को लेकर प्रेजुडिस होते हैं, और ब्लाइंड बिलीफ होता है, हमारे अंदर अंधविश्वास होता है, दैट हिंडर ट्रू अंडरस्टैंडिंग। और यही हमारी जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है, रियल अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज की, उसको प्रभावित करता है, उसको हिंडर हिंडर करता है। क्या, जब हमारे अंदर क्या होता है, प्रेजुडिस होता है और ब्लाइंड बिलीफ होता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, लोगों को मानते हैं क्या, आइडोल हम अपना मानते हैं। तो आइडोल्स ऑफ द माइंड जो ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रेजुडिस को और ये ब्लाइंड बिलीफ को क्रिटिसाइज करता है। By identifying these, he aimed to purify human reasoning and promote साइंटिफिक थिंकिंग। और आपको पता ही है आइडोल्स ऑफ द माइंड, ये जो अगर इंसान जो है प्रेजुडिस को समझ जाए, इंसान फॉल्स बिलीफ को समझ जाए, ब्लाइंड बिलीफ को समझ जाए, तो वो आइडेंटिफाई कर ले, तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, ही कैन प्यूरिफाई ह्यूमन रीजनिंग, अपनी रीजनिंग को प्यूरिफाई कर सकता है एंड प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग। और रीजनेबल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सकता है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप कर सकता है। हिज एसेज, इनके जो एसेज थे, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597, आपको पता ही है, 3 कलेक्शन में पब्लिश हुए हैं। पहला 1597 में आया था, जिसमें 10 एसेज थे टोटल, 10 एसेज थे इनके। फर्दर रिफ्लेक्ट दिस ट्रांजिशन, आप उसमें भी देखेंगे तो ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। They deal with practical themes like truth, studies, ambition and power। करें उसमें आप देखेंगे जो शुरू के 10 एसेज हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार की थीम मिलेंगी, जैसे ऑफ ट्रुथ है, ऑफ स्टडीज है, एम्बिशन है, पावर है। ये सब दिखाता है क्या, शोइंग अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। आप देखेंगे इन सब ऐसे में कि जो इसके पहले का आइडियलिज्म था, उससे शिफ्ट करके ये रियलिज्म की तरफ जा रहा है, एंड फ्रॉम क्लासिकल लर्निंग टू मॉडर्न यूटिलिटी। और अब लर्निंग को इन्होंने क्लासिकल लर्निंग से हटाकर वर्तमान की जो यूटिलिटी है, उस हिसाब से लर्निंग को प्रेफर करना सिखाया। बेकन के एसेज में आपको देखने को मिला, मतलब मॉडर्न आज के एज में हमारे लिए क्या यूजफुल है, वो हमें पढ़ना चाहिए, न कि क्लासिकल लर्निंग को। However, a critical evaluation reveals, लेकिन अगर हम इनका थोड़ा क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो हम ये पाते हैं, रिवील करता है ये क्या, रिवील्स
सर्टेन लिमिटेशंस की इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बेकन हिमसेल्फ बेकन खुद अगर हम देखें तो डिड नॉट कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया नहीं। कोशिश करी, उसको बढ़ावा दिया, लिखा-उखा। एंड हिज मेथड वाज मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल। और इनका मेथड देखें तो लिखा हुआ ज़्यादा दिखता है, थ्योरी में ज़्यादा है, प्रैक्टिकल में कम है। इन्होंने खुद कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है। Yet his importance lies in providing a new direction rather than detailed discoveries. लेकिन फिर भी एक नया डायरेक्शन इन्होंने दिया है, न कि डिटेल डिस्कवरी है, लेकिन फिर भी इस बात को हमें मानना पड़ेगा, इनका काफ़ी योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि इन्होंने हमें एक नया जो कह सकते हैं डायरेक्शन है, क्रिटिकल थिंकिंग का, साइंटिफिक थिंकिंग का, वो हमें दिया है किसने? फ्रांसिस बेकन साहब ने। क्रिटिक्स हैव स्ट्रांगली एक्नॉलेज्ड, क्रिटिक्स का भी मानना है इनका रोल को कि भाई हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। पैडिंगटन मैकाले आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा नाम है। कॉल्ड हिम द मोस्ट प्रोफाउंड एंड यूनिवर्सल जीनियस ऑफ हिज एज। कहते हैं कि अपने एज का शायद इनसे ज़्यादा प्रोफाउंड, गहरा ज्ञान वाला और यूनिवर्सल जीनियस शायद उस समय कोई नहीं था। ये कौन कहते हैं? मैकाले कहते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अलेक्जेंडर पोप रिमार्क्ड, अलेक्जेंडर पोप इनके बारे में क्या कहते हैं? आप सबको पता होगा। कहते हैं द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो इनके बारे में आप जानते ही हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर के मीनेस्ट कह दिया है, लेकिन वाइजेस्ट और ब्राइटेस्ट तो कहीं न कहीं इनका जो इंटेलेक्चुअल एक कह सकते हैं इनका इनकी पर्सनैलिटी थी, उसको दिखाती है कि वाइजेस्ट थे, ब्राइटेस्ट थे एंड मीनेस्ट ऑफ mankind, all highlighting the contradiction between his intellectual brilliance and moral weakness। चूँकि उनके अंदर थोड़ा moral weakness थी, जो है उसको हाइलाइट करता है ये स्टेटमेंट। मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मॉरली थोड़े से करप्ट थे, इसीलिए ये कहा गया, लेकिन इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा था उनके अंदर। Thus Bacon truly inaugurates the modern age of empirical inquiry. He embodies the transition from the Renaissance curiosity of the Elizabethan period to the rational scientific outlook of the Jacobean age, making him a foundational figure in modern intellectual history। तो इस प्रकार से देखें तो एक ट्रूली मॉडर्न एज जो एम्पिरिकल इंक्वायरी का है, उसको इनाग्रेट करने का श्रेय इनको जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डिस्कस बेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज्म एंड इमर्जिंग साइंटिफिक रैशनलिज्म। आपको दिखाना है कि जो रेनेसां ह्यूमनिज्म था उसके रिप्रेजेंटेटिव थे बेकन, और साइंटिफिक रैशनलिज्म जो इमर्ज हो रहा था उस समय तेजी से, उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव थे बेकन। ये आपको दिखाना है। हाउ डू ही जैसे रिफ्लेक्ट द इंटेलेक्चुअल स्पिरिट ऑफ हिज एज। इनके एज की जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिट है उसको कैसे इनके एसेज दिखाते हैं, ये भी आपको दिखाना है। तो आइए आंसर देखते हैं कैसे हम लिखेंगे। फ्रांसिस बेकन is one of the most important thinkers who represents both Renaissance humanism and emerging scientific rationalism। तो रेनेसा और ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक जो इमर्जिंग साइंटिफिक ट्रेडिशन है, रैशनलिज्म है, उसको भी ये दिखाते हैं। He lived during the transition from the Elizabethan age to the Jacobean age, a time when old beliefs were being questioned। ये जो ट्रांजिशन का पीरियड था जहां पर ओल्ड बिलीफ को अब क्वेश्चन किया जा रहा था एंड न्यू आइडियाज वर डेवलपिंग, नए आइडियाज बाहर आ रहे थे, डेवलप हो रहे थे। उस एज में खूब हमारे जो है क्या नाम था इनका, बेकन साहब ने खूब फ्लरिश किया है। रेनेसां ह्यूमनिज्म की अगर हम बात कर लें तो फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसा कि ह्यूमनिज्म शब्द ही आप जानते हैं, ह्यूमनिस्ट कोई कैसे होगा जो ह्यूमन लाइफ पर फोकस करता है। तो ये जो रेनेसां ह्यूमनिज्म था इसका मेन फोकस था कि ह्यूमन लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यही रेनेसां ह्यूमनिज्म था। रेनेसां ह्यूमनिज्म, रेनेसां इंडिविजुअलिज्म यही था। बेकन्स एसे क्लियरली शो दिस इन्फ्लुएंस, और ये इन्फ्लुएंस बेकन के एसे में देखने को मिलता है हमें। ही राइट्स अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक ट्रुथ, स्टडीज, फ्रेंडशिप एंड एम्बिशन। तो ट्रुथ, स्टडीज, फ्रेंडशिप, एम्बिशन जैसे सब्जेक्ट पर वो लिखते हैं,
व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। और ये सब आप देखेंगे थीम तो ह्यूमन बिहेवियर से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे ट्रुथ है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, स्टडीज़ है, फ्रेंडशिप है, एम्बिशन, सब हमारे बिहेवियर और एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है और इन्हीं को एज़ अ थीम इन्होंने लिया और लिखा है। फिर जैसे ऑफ स्टडीज शोज हाउ, इनका जो एसे ऑफ स्टडीज आपके सिलेबस में भी है, ये दिखाता है कि कैसे जो एजुकेशन होता है हेल्प्स अ पर्सन ग्रो, एक इंसान को ग्रो करने में हेल्प करता है। हिज स्टेटमेंट, शुरुआत उनकी यही होती है, एसे की शुरुआत ही यहीं से होती है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, वो आनंद के लिए होती है, डिलाइट के लिए, मतलब हमें एंटरटेन करने के लिए होती है। ऑर्नामेंट करने के लिए मतलब हमारी पर्सनालिटी को सुंदर बनाने के लिए, ऑर्नेट करने के लिए होती है। एंड फॉर एबिलिटी, और हमें एबल बनाने के लिए होती है स्टडीज। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमनिस्ट बिलीफ दैट लर्निंग इम्प्रूव्स बोथ पर्सनल एंड सोशल लाइफ। एक ह्यूमनिस्ट बिलीफ है जो मानता है कि शिक्षा हमारे पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव करती है और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करती है। और इसी ह्यूमनिस्ट बिलीफ को जस्टिफाई करती है इनकी ये लाइन, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो ये आप ध्यान रखें। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो बेकन इज पायनियर ऑफ साइंटिफिक रैशनलिज्म। साइंटिफिक रैशनलिज्म के भी पायनियर हैं ये। ही रिजेक्ट्स ब्लाइंड फेथ इन ट्रेडिशन एंड एम्फसाइज्ड रीजन। ट्रेडिशन में जो ब्लाइंड फेथ था, प्रेजुडिस था, उसको रिक्लाइन कर दिया इन्होंने, डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और जोर दिया रीजन पर, ऑब्जर्वेशन पर एंड एक्सपेरिमेंट। इन हिज फिलोसफिकल वर्क नोम ऑर्गेनम, जो कि 1920 में आई थी, सॉरी 1620 में, ही प्रपोज द इंडक्टिव मेथड। इन्होंने इंडक्टिव मेथड प्रपोज किया उसमें, which later became the basis of modern science। और आपको पता है कि जो मॉडर्न साइंस है उसका आधार आगे चल के यही मेथड बना, क्या? इंडक्टिव मेथड। दिस फेमस आइडिया नॉलेज इज पावर shows that knowledge should be practical and useful। बताते हैं कि नॉलेज प्रैक्टिकल होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। His essays reflect this new scientific attitude। इनके एसेज में हमें यही साइंटिफिक एटीट्यूड देखने को मिलता है। दे आर नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और इमोशंस बट ऑन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। तो इनके जो एसेज हैं अगर हम देखें तो वो इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं है, इमोशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि लॉजिक और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इन ऑफ ट्रुथ इनका जो एसे है, ही एग्जामिन्स, जिसमें ये हमें बताते हैं क्या, व्हाई पीपल अवॉइड ट्रुथ एंड प्रेफर लाइज। कि लोग ट्रुथ क्यों अवॉइड करते हैं, सच से क्यों भागते हैं और लाइज को प्रेफर करते हैं। शोइंग अ साइकोलॉजिकल एंड रेशनल अप्रोच, और वहां पर बड़ा ही साइकोलॉजिकल और रेशनली जो है इन्होंने हमें वो समझाया हुआ है। His writing is clear, direct and full of short, meaningful statements। आपको पता ही है कि शॉर्ट मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स देने के लिए ही अपनी इसी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम लोग एफोरिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। एफोरिस्टिक, जहाँ पर पिथी स्टेटमेंट्स जो है, एफोरिस्टिक स्टाइल, एफोरिस्टिक स्टाइल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, कह रहे हैं कि क्रिटिक्स बहुत सारे हैं जो कहते हैं, क्रिटिक्स हैव अप्रिशिएटेड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म इन बेकन। विलियम हैजलिट ने इनके बारे में कहा है, इनके एसेज के बारे में, said that Bacon's essays are full of practical wisdom and worldly prudence। इनके जो एसेज हैं वो प्रैक्टिकल विजडम से और वर्ल्डली प्रूडेंस से भरे पड़े हुए हैं। ये किसका कहना था? हैजलिट का कहना था। थॉमस मैकॉले साहब कहते हैं, प्रेज्ड हिज इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड यूजफुलनेस। इस प्रकार से देखें तो बैकन साहब रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ हिज एज बाय कंबाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज विथ साइंटिफिक थिंकिंग। तो इनका जो एज था उसकी स्पिरिट को बहुत अच्छे से इन्होंने अपने एसेज में दिखाया है, जहां पर ये ह्यूमन वैल्यूज और साइंटिफिक थिंकिंग दोनों को कंबाइन करते हैं। His essay shows the transition from old belief to मॉडर्न आइडियाज। इनके एसेज हमें दिखाते हैं कि ओल्ड बिलीफ से मॉडर्न आइडियाज की तरफ हम कैसे जाते हैं, मेकिंग हिम अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थॉट। तो आज मॉडर्न थॉट जो है
जो डेवलप हुआ है उसके एक की कंपोनेंट कह सकते हैं, बेकन हैं, ये हमें बताते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेकन इज़ बोथ अ मॉरलिस्ट एंड अ प्रैग्मैटिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको मॉरलिस्ट भी कहा गया है और प्रैग्मैटिस्ट भी हैं। कैसे हैं? किसी स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है विथ रेफरेंस टू द थीम्स एंड टोन ऑफ हिज एसेज। तो इनके एसेज के जो थीम और टोन है उसी की लाइट में हमें इनको दिखाना है कि ये मॉरलिस्ट भी हैं और जो है वो प्रैग्मैटिस्ट भी। तो बेकन साहब is often described as both moralist and pragmatist, and this dual nature is clearly reflected in his essays. इनके essays में ये इनका जो dual personality है, ये हमें clearly देखने को मिलती है। As a moralist, moralist के तौर पर देखें तो बेकन emphasizes virtues such as truth। moralist के रूप में देखें तो इनके essays में हमें जो ह्यूमन वर्च्यूज होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जो मॉरल्स हमें सिखाती हैं, जैसे ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गई, लर्निंग हो गई एंड विजडम हो गया। हाउएवर अगर हम देखें तो एज अ प्रैग्मेटिस्ट ही डज नॉट इग्नोर द रियलिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोशल लाइफ। जब ये प्रैग्मेटिक हैं तो ऐसा नहीं है कि रियलिज्म की तरफ गए तो इन्होंने जो ह्यूमन नेचर की रियलिटीज हैं और सोशल लाइफ की उसको इग्नोर किया हो, बल्कि इंस्टीड ही प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन हाउ टू सक्सीड इन द वर्ल्ड। बल्कि हमें प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि इस दुनिया में हम कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं। दीज एसेज डील विथ एवरीडे टॉपिक्स। इनके एसेज में आप देखेंगे तो दिन की एवरीडे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रुथ है, झूठ बोलना, सच बोलना, ये सारी चीजें। स्टडीज है, पढ़ाई है, एम्बिशन है, मैरिज है, फ्रेंडशिप है ना, रिवेंज है, ये सारी चीजें। इन ऑफ ट्रुथ ही डिक्लेयर्स, ऑफ ट्रुथ में ये कहते हैं कि ट्रुथ इज द सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर मानव नेचर में कोई सबसे अच्छी चीज है तो दैट इज ट्रुथ। अगर कोई व्यक्ति ट्रुथ है तो वो एक सॉवरेन उसका कह सकते हैं क्वालिटी है। Which shows his respect for moral values। ये दिखाता है कि मॉरल वैल्यूज को लेकर के कितना रिस्पेक्टफुल थे हमारे बेकन साहब, मतलब मॉरलिस्ट के रूप में हम इनको दिखा रहे हैं यहाँ। एट द सेम टाइम ही रियलिस्टिकली ऑब्जर्व्स दैट पीपल ऑफन प्रेफर लाइज। लेकिन सेम टाइम प्रैक्टिकली जो है प्रैग्मेटिक है, चूंकि सेम टाइम हमें ये भी बताते हैं कि लोग लाइज को बहुत पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टिव एंड कंफर्टिंग। क्योंकि जो झूठ होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और कंफर्टिंग होता है, इसलिए लाइज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दिस शोज हिज प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये दिखाता है ह्यूमन बिहेवियर को कितना प्रैग्मेटिक तरीके से वो समझते थे। सिमिलरली इन ऑफ स्टडीज, इनका ऐसे ऑफ स्टडी है, आपने पढ़ा ही होगा। बेकन एडवाइजेस हाउ लर्निंग शुड बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। लर्निंग को हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते थे। इस फेमस लाइन रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने नोट भी कराया है, ये सब याद रखिएगा। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये लाइन रिफ्लेक्ट करती है कि हिज बिलीफ, उनका विश्वास, दैट नॉलेज शुड डेवलप अ पर्सनस एबिलिटीज इन रियल लाइफ। ज्ञान जो है वो रियल लाइफ में इंसान की एबिलिटीज को डेवलप करनी चाहिए, तभी वो नॉलेज है। तो रीडिंग क्या होती है, अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हमें एक फुल मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस होने से, बातचीत करने से, कन्वर्स करने से एक रेडी मैन हम लोग बनते हैं, और राइटिंग करने से एक एग्जैक्ट मैन बनते हैं। He does not support useless or excessive study। यूजलेस और एक्सेसिव स्टडी को प्रेफर नहीं करते हैं। इंस्टीड ही इनकरेजेस बैलेंस्ड एंड पर्पसफुल लर्निंग। कहते हैं लर्निंग बैलेंस्ड होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए। बेकन्स स्टाइल आल्सो सपोर्ट्स हिज प्रैग्मेटिक आउटलुक। इनका जो प्रैग्मेटिक आउटलुक है, जो रीजनेबल थिंकिंग इनकी है, लॉजिकल थिंकिंग है, साइंटिफिक अप्रोच जो इनका है, इनकी स्टाइल भी उसको सपोर्ट करती है। हिज एसेज आर ब्रीफ, डायरेक्ट एंड फुल ऑफ एफोरिज्म। आपको पता है इनके एसेज छोटे-छोटे हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं, मेकिंग देम इजी टू रिमेंबर एंड अप्लाई। और साइंटिफिक भी इसी तरीके से होता है, बहुत घुमा-फिरा के बात नहीं करता, डायरेक्ट बात करता है, और इसीलिए इसको रिमेंबर करना और अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है। दे आर नॉट abstract discussions but guided for action।
तरह वो एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस नहीं है, केवल आप लिख दिया आपने, बल्कि ये गाइड करती हैं एक्शन के लिए। Critics have recognized these aspects of his writing. William Hazlitt observed that William Hazlitt ने इनके essays को कहा भी है कि his essays are full of practical wisdom and worldly prudence. इनके जो essays हैं उसमें practical wisdom हमें देखने को मिलता है और worldly prudence देखने को मिलता है। Likewise, Ben Jonson praised his writing for its richness and strength. इनके कंटेम्पररी जो थे बेन जॉनसन, उन्होंने भी इनके राइटिंग की रिचनेस को और स्ट्रेंथ को प्रेज किया है, स्टेटिंग दैट इट कुड बी कंपेयर्ड विद ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। और कहते हैं कि इनके जो वर्क्स हैं, उसको जो क्लासिकल लिटरेचर के ग्रेटेस्ट वर्क हैं, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन इन्होंने लिखा हुआ है। ये कौन कहता है? ये हमारे बेन जॉनसन साहब, जो कि इनके कंटेम्पररी हैं, वो इस स्टेटमेंट को बोलते। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। दस बेकन इस प्रकार से देखें तो बेकन सक्सेसफुली कंबाइंस मॉरालिटी विथ प्रैक्टिकलिटी। मॉरलिटी और प्रैग्मेटिज्म को कंबाइन करते हैं। हिज एसेज टीच, इनके जो एसेज हैं वो हमें टीच करते हैं इथिकल वैल्यूज को, जबकि हमें प्रिपेयर करते हैं रियलिटीज ऑफ लाइफ के लिए। और यही जो बैलेंस है उनको मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एसेइस्ट बनाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज क्रिटिकली एसेस बेकन्स प्रोज स्टाइल। बेकन की प्रोज की स्टाइल का क्रिटिकल असेसमेंट हमें करना है। व्हाई आर हिज एसेज रिगार्डेड एज एफोरिस्टिक? इनके एसेज को एफोरिस्टिक, कॉम्पैक्ट एंड हाईली यूटिलिटेरियन क्यों कहा जाता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो आइए इनकी स्टाइल पर डिस्कस कर लेते हैं। The prose style of Bacon is one of the most remarkable feature of his writing. इनके राइटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर खुद अपने आप में इनकी स्टाइल है, स्टाइल ऑफ राइटिंग। मेकिंग हिम अ पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। और यही स्टाइल इनको मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का फादर बताती है। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के फादर कहे जाते हैं। His essays are known for their brevity. इनके essays अपनी ब्रेविटी के लिए जाने जाते हैं, मतलब संक्षिप्तता में लिखते हैं। क्लैरिटी के लिए जाने जाते हैं, डेप्थ के लिए जाने जाते हैं, which allow him to compress complex ideas in a simple and effective manner. और ये यूज करके इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बहुत ही सिंपल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से अपने रीडर को दिया हुआ है। One of the most important features of Bacon's style is the aphoristic nature. एक important feature जो इनके ऐसे का है that is aphoristic in nature है इनका essays. He often expresses ideas in short, memorable sentences. छोटे memorable sentences में अपनी बातों को कहते हैं that contain deep meaning, लेकिन वो बहुत deep meaning रखती है ना। जैसे बिहारी के लिए कहा जाता है गागर में सागर भरते हैं, वैसे ही इनकी स्टाइल है। For example, in our studies, he writes, some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. ये लाइन हमें समझाती है, this single line sentence conveys a complete philosophy of reading. मतलब पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, रीडिंग क्यों करनी चाहिए, उस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में कह दिया। क्या? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक्स को बस उतना ही पढ़ना चाहिए जैसे हम कोई चीज टेस्ट करते हैं, सब्जी बनाते हैं। अदर्स टू बी स्वॉलोड, और कुछ को उतना करना चाहिए कि हाँ मिला और फटाफट केवल अंदर निगल लिया। एंड सम, और कुछ को एंजॉय करना चाहिए, खूब चबाओ, चबा करके स्वाद लेकर के उनको खाओ और डाइजेस्ट करो। तो ये एक ही सिंगल एथिकल स्टेटमेंट जो इनका है, उसमें पूरा इन्होंने फिलॉसफी ऑफ रीडिंग को प्रेजेंट कर दिया है। अनदर फीचर, दूसरा जो फीचर है इज कॉम्पैक्टनेस। इनका ऐसे बड़ा कॉम्पैक्ट होता है ना, प्रेसिस टू द पॉइंट चीजें लिखते हैं। Bacon's essays are not long or elaborate, and instead they are dense with ideas. Long elaborated नहीं है, dense है, जो है। Each sentence carries weight, हर सेंटेंस में आपको वेट देखने को मिलेगा। एंड देयर इज लिटिल अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, और बहुत मतलब अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। लिटिल मतलब नाम मात्र का या कहीं नहीं है। दिस मेक्स हिज एसे इंटेलेक्चुअली रिच बट समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। इनका ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअली रिच हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिगिनर्स के लिए या जिनको उतनी जानकारी नहीं है, उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। Bacon also uses
बैलेंस्ड एंड पैरेलल स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर भी यूज करते थे जो इनकी प्रोज स्टाइल को रिदमिक क्वालिटी देती थी। हिज स्टाइल इज लार्जली इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, कभी भी इन्होंने पर्सनल नहीं लिखा कुछ और ऑब्जेक्टिव एकदम लिखा बिल्कुल। फोकसिंग ऑन जनरल ट्रुथ्स रादर देन पर्सनल इमोशन, इन्होंने जो जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको प्रेफर किया, पर्सनल इमोशन को प्रेफर नहीं किया। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल गाइडेंस, ये दिखाता है कि वो यूनिवर्सल गाइडेंस देना चाहते हैं। क्रिटिक्स हैव हाईली प्रेज्ड हिज प्रोज, इनके प्रोज को क्रिटिक्स ने बहुत प्रेज किया है। जॉर्ज सेंसबरी कॉल्ड हिम द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश एसे, मॉडर्न इंग्लिश एसे के क्रिएटर कहा है किसने? जॉर्ज सेंसबरी ने इनको। सिमिलरली ह्यूज वॉकर इनको पॉइंट आउट करते हैं इनके एसेज को और कहते हैं कि हिज एसेज आर अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स रादर देन अ कंटीन्यूअस आर्गुमेंट, इनके एसेज एक कंटीन्यूअस आर्गुमेंट नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ थॉट्स हैं। ये एम्फसाइज करता है कि हाउ कॉम्पैक्ट देयर हिज एसेज आर, उनके एसेज कितना कॉम्पैक्ट एंड आइडिया सेंटर्ड एसेज हैं। However, some critics note that his style can be too compressed, making it difficult to understand without careful reading. बहुत सारे critics आरोप लगाते हैं कि इनकी स्टाइल बहुत कंप्रेस होने की वजह से कभी-कभी समझ में नहीं आती है जब तक कि बहुत ध्यान से आदमी ना पढ़े। Despite this, his prose remains powerful and influential. इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इनका प्रोज आज भी बहुत पावरफुल और बहुत इन्फ्लुएंशियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन पर है दैट इज critically analyze Bacon's essay of studies as a practical guide to learning. How does he classify his uses, abuses and purposes of studies? इन्होंने यूजेस, अब्यूजेस और पर्पसेस जो हैं स्टडीज को उसको कैसे क्लासिफाई किया अपने इस essay में, ऑफ स्टडी में, ये आपको दिखाना है और ऑफ स्टडी को एक प्रैक्टिकल गाइड टू लर्निंग दिखाना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएँगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्रांसिस बेकन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।